अगर आप किसी वकील के पास जाते हैं और किसी मुकदमे को दाखिल करने के लिए उससे बात करते हैं, तो अगर वह कोरे कागज़ पर आपका सिग्नेचर और अंगूठा लगवाता है तो अब ऐसा मत कीजिए। ऐसा होने के बाद बहुत सारे एडवोकेट क्या करते हैं, क्लाइंट के साथ धोखाधड़ी करते हैं। धोखाधड़ी में क्या होता है कि आप जिन अधिकारों को पाने के लिए आप बतलाते हैं, उन अधिकारों को दिलाने के लिए वो क्या कहता है, बाद में वो क्या कहता है, ड्राफ्टिंग में क्या कहता है, कुछ बातों को हटा देता है, वो नहीं जोड़ता, वो ऐड ही नहीं करता है। और इस प्रकार से वो आपके साथ क्या करता है, धोखाधड़ी करता है। वो विपक्षी पार्टी से जो आपका प्रतिवादी होता है वो उससे क्या होता है, मिल जाता है, या आपके मिल जाता है। लेकिन इसमें जो रूल है, जो नियम है, जो कानून है, कानून क्या कहता है कि अगर एक एडवोकेट अगर वो आपकी क्या कहता है, मुकदमा हाथ में लेता है तो क्या करेगा, तो सबसे पहले ड्राफ्टिंग करेगा। अब वो आपसे वो पूछेगा कि भाई मैटर क्या है, आप क्या चाहते हैं। उसको लगता है कि वो आपका केस लड़ने के लिए सक्षम है, वो तो बोलता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। फिर वो क्या करेगा, वो ड्राफ्टिंग करेगा। आप जो आप चाहे सिविल, मान लीजिए उदाहरण के लिए आप सिविल केस में हम बता दें, ज़्यादातर ये धोखाधड़ियाँ जो होती है सिविल केस में ही होती हैं। तो वह क्या करेगा, फिर जो आपका मैटर है वो जान जाएगा, ठीक है। तो क्या करेगा, वो उसको लिखेगा न्यायालय में दाखिल करने के लिए, ठीक है। वो उसे वाद पत्र कहते हैं। वो वाद पत्र होता है। वाद पत्र में क्या जो बातें सम्मिलित होती है, कोर्ट उन्हीं बातों पर क्या करता है, मुकदमे की सुनवाई करता है और कार्रवाई करता है। अगर वाद पत्र में आपके अधिकारों को क्या, अगर वो ठीक ठाक से अगर मांग नहीं किया है, ठीक है। मान लेते अगर आप बोलते हैं कि मुझे 30 डिसमिल ज़मीन मेरे विपक्षी ने क्या किया, कब्जा कर लिया है, ठीक है, कब्जा उब्जा कर लिया और मुझे मेरे साथ ये किया, मेरा इतना नुकसान हो गया, सब कुछ बतलाते उलाते हैं। लेकिन आपको नहीं पता होता कि जो नुकसान भी हुआ होता है कोर्ट से, वो भी नुकसान की भरपाई या क्या आप करवा सकते हैं, आप पा सकते हैं। अब यहाँ तक कि आप मुकदमा लड़ने में जितना आपका खर्चा होता है, वो खर्चा भी आप पाने के क्या होते हैं, हकदार होते हैं। लेकिन आप कानून नहीं जानते हैं दोस्तों, तो इसलिए आपको पता नहीं होता है। तो मान लीजिए तो वो क्या करेगा, ड्राफ्टिंग करेगा और उसमें इधर उधर की बातें क्या करेगा, उसमें लिख उख देता है। बातों को लिख एकदम क्या करता है, पेचीदा बना देता है। और उसके अंदर क्या होती है, बेईमानी शैतानी वाली बात आती है, तो 30 के जगह वो क्या करेगा, 20 का ही दावा करेगा। बाद में वो आप पे क्या करेगा, दबाव बनाने लगेगा कि भी उसे धोखाधड़ी किया होगा विपक्षी से 10 डिसमिल के एवरेज में क्या कुछ पैसे वो खा लेगा। बोलेगा कि आपसे कहेगा कि भाई 20 डिसमिल पे आपको काम हो जाएगा आपका हर हाल में, और ऐसा ऐसा थोड़ा सा झुकना उकना पड़े उड़ेगा, आप कुछ समझेंगे नहीं उसकी रणनीतियाँ। कहेगा मुकदमे फंसे रहेंगे, इतना चलेगा उतना। जबकि ज़्यादा तो वकील क्या है, खुद ही गलत मुकदमा करके जानबूझ कर ही क्या होते हैं, समझौते के रूप में दबाव बनाने के लिए क्या करते हैं, गलत मुकदमा कर देते हैं। और क्लाइंट को इन बातों को क्या पता तक नहीं होता, कोर्ट को भी पता तक नहीं होता। बहुत सारे केसों में ऐसी होती हैं। तो कहने का मतलब यही है कि सबसे पहले क्या होगा, वकील आपके पास जाते हैं, वो आपका मैटर सुनता है, फिर वो क्या करेगा, वाद पत्र रेडी करेगा, ड्राफ्टिंग करेगा। फिर वो क्या करेगा, वो पढ़ कर क्या होगा, चाहे आप कोर्ट में हो, वहाँ पर आप जाएंगे तो रजिस्ट्रार के पास क्या करेगा, वो या रजिस्ट्रार खुद ही पढ़वा कर क्या कर सुनवाएगा कि जो वाद पत्र में जो भी वकील बात लिखा रहेगा वो आपके सामने कि ये बातें लिखी गई, आपके ये अधिकारों का आपने मांग किया है, क्या आप सहमत हैं। तो अगर आपने मांग किया हुआ तो बोलेंगे कि हाँ हम तो सहमत हैं, हमारे अनुसार ही वकील साहब ने क्या किया, केस किया है। अरे वकील ने धोखा दिया हो, ठीक है, धोखा दिया हो, तो क्या होगा उसके सामने, जो जब रजिस्ट्रार के सामने जब पाया जाता है, अच्छा वो नो भी हो, ठीक है, कोई वरिष्ठ वकील के पास ही अगर होता है तो उसे सत्यापन कहते हैं। अभी हम बताएंगे सत्यापन क्या होता है। तो वो क्या हो, आपको जानकारी हो जाए करी मैंने जो बात बोली है वकील साहब तो लिखे ही नहीं है, ये ऐसी बातें क्यों लिखे हैं। तो आप तुरंत ही क्या सवाल खड़ा कर देंगे, पूछेंगे, तो इससे क्या होता है, भेद खुल जाता है, आपके साथ क्या धोखा नहीं हो पाता है। और फिर मुकदमे लंबे चलने के चांसेस क्या घट जाते हैं। जहाँ वाद पत्र में धोखाधड़ी पहले से ही दर्ज कर दिया जाता है, वहाँ पर उसे लंबे ही चलाने की प्रयास एडवोकेट के माध्यम से किया जाता है। सब एडवोकेट गलत नहीं होते हैं, लेकिन क्या है ज़्यादातर ऐसा घटनाएं होती रहती हैं। वकील क्या, आप मुकदमा लड़ने में जितना खर्चा होता है वकील लिख देते हैं कि भाई दावा में कि हम वादी को जो भी ये खर्चा वर्चा दिलाया उलाया, मुकदमा लड़ने में जो भी खर्चा दिलाया उलाया जाए। देखिए ये जो दावे खर्चा वर्चा होता है ना, एडवोकेट लोग खुद ही ले लेते हैं। ज़्यादातर जो एडवोकेट
केसेस में क्या होता है, कुछ एडवोकेट जो होते हैं ईमानदार होते हैं तो क्लाइंट को दिलवा देते हैं, फिर देखते हैं क्लाइंट होशियार तो दिलवा, तो क्लाइंट उतना जानकार उनका नहीं है, परख लिया जाता है, तो जो खर्चा वर्चा आप पाने के हकदार होते हैं उसमें वाद पत्र में सब दर्ज हुआ होता है, लिख दिया जाएगा। और जब आप केस जीतते हैं तो क्या होगा, सारा खर्चा वो एडवोकेट सर अपने पास ही रख लेते हैं, आप पाते ही नहीं, आप अपना अधिकार पा जाएंगे, आप उसी में उतने में ही खुश रहते हैं, आपको पता ही नहीं रहता कि आपके पीठ पीछे हुआ क्या है, आपको पता ही नहीं चलता है। तो कहने का मतलब यही है, तो इसे सत्यापन कहा जाता है। तो वहाँ पर आप साइन करेंगे कि अगर आप सहमत हैं कि आपके अनुसार क्या मुकदमा लिखा गया, तो आप सिग्नेचर कर सकते हैं। जो ही आप सिग्नेचर कर देंगे फिर वो न्यायालय में क्या दाखिल करने योग्य हो जाता है। तो इन सावधानियों को रखना चाहिए। भरोसा अच्छी बात है, लेकिन आज की क्या होती है, स्थिति ऐसी है किसी पे भरोसा नहीं किया जाता है। ऐसे 6 वकीलों ने क्या किया, भरोसा तोड़ा कि हम धोखा नहीं करेंगे, मुकदमा लिखने में समय लगेगा, आइए सिग्नेचर कर दीजिए चले जाइए, सिग्नेचर कर दीजिए चले जाइए, सिग्नेचर करा लेते थे लोग और गलत मुकदमा दाखिल कर करके फंसा कर रख दिए। ऐसा ये तो यहाँ पर अभी इससे कई वकीलों ने ज़मीन के मेरे मैटर में पिताजी के साथ ऐसा ही होता था, तहसील पर हम लोग जाते थे खाता बंटवाने के लिए, सिग्नेचर आप भाई कर दीजिए, हो गया आप चले आए, आपको पता ही नहीं कि उसमें क्या लिख दिया गया। तो कई जगह ऐसा होता रहा। तो उन वकीलों के विरुद्ध तो मैंने कोई शिकायत विकायत नहीं किया, छोड़ दिया। परिवार के लोगों ने कहा भाई छोड़ दो उन सबको, लेकिन मैंने बोला भाई यहाँ पर लाइसेंस की बात है, यहाँ पर जिन वकीलों ने धोखा किया है उनको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जब मैं लाइसेंस ही नहीं पाऊँगा तो भाई वकालत कहाँ से कोई करेगा। लेकिन जो लाइसेंस, बिना लाइसेंस के भी आप वकालत कर सकते हैं। इस पर मैंने वीडियो बनाया है, ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, बहुत जल्दी क्या होगा, ये एक्ट का रूल जो है ये ख़त्म हो जाएगा। बिना लाइसेंस की वकालत कर सकते हैं, इस एडवोकेट एक्ट में साफ दिया है। मैंने बतलाया, जो लोग वीडियो देखे होंगे मेरा पुराना वीडियो, तो पिछली वीडियो में मैंने उसमें बतलाया होगा कि आप बिना लाइसेंस के एडवोकेट एक्ट के हिसाब से क्या बिना लाइसेंस के ही वकालत आप कर सकते हैं। तो चूँकि AIB एग्ज़ाम में दे चुका हूँ तो अब मेरे साथ गलत हुआ है, तो अब बिना लाइसेंस की वकालत कर सकता हूँ। ये वाला केस दाखिल करने के चक्कर में पुराना केस छोड़ के इन सबको मैं छोड़ न दूँ, मैं क्यों छोड़ने जाऊँ। जिन लोगों ने अपराध किया उन्हें सज़ा तो मिलनी चाहिए, मतलब वो तो मिलनी ही चाहिए ना। अब भविष्य में क्या होता है, और कोई अगुवाई करके इसको लाइसेंस वाली प्रक्रिया को रद्द करा देता है तो और अच्छी बात है। कोई नहीं करा पाएगा तो मैंने अपने वीडियो में बताया कि मैं स्वयं करवाऊँगा, खुद चैलेंज करूँगा कि भाई इस एक्ट के विरुद्ध है, लाइसेंस लेकर वकालत करने की इजाज़त देना। ऐसा एक्ट में कोई इजाज़त देता नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि भरोसा मत कीजिए किसी पर। यहाँ पर कोई भरोसे नहीं, हर कोई व्यक्ति बोलता है कि हाँ मैं ईमानदार हूँ, लेकिन उसके चेहरे पे लिखा हुआ नहीं है कि ये ईमानदार है या नहीं है। जब तक वो ईमानदारी से काम न करे, कार्य न करके दिखलाए, तब तक भरोसा मत कीजिए आप। तो वाद पत्र अब यही लापरवाहियाँ होती है कि क्या समय दिया जाए, क्या दिया जाए। बोल दीजिए कि भाई आप वाद पत्र आप तैयार करके रखे रहिए, हमें अपना मैटर बता दिया, आप वाद पत्र है व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, कुछ कमियां होगी तो मैं बता दूंगा, आप उसमें संशोधन कर लीजिएगा, फिर आप उसको क्या ड्राफ्टिंग करवाइएगा। पहले सोशल मीडिया ज़माना है, मोबाइल है, आप उसमें और आप कहीं हैं और तो भाई बोल दिया अपना मैटर बता दीजिए, फाइल वाइल का जो है पैसा वैसा मान लीजिए, और आप तय कर लिए कि वकील आप कितना देंगे, तो ड्राफ्टिंग पहले ही करवा लेना है तो उसके लिए आप उनको दे दीजिए। थोड़ा बहुत खर्चा जितना फाइल खर्च करने में लगेगा, बाद में आप उसको अपने फीस में टोटल करके रिकॉर्ड बोल दीजिएगा कि हम आपको इतना पैसा फाइल के रूप में आप को दे दिए थे और इतना आपका शेष रह गया, तो इसमें क्या होगा, हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है। और आप कहिए और तो बोल दीजिए आप ड्राफ्टिंग भाई तैयार करके रखे रहिए, हम आएंगे सिग्नेचर करके हम चले जाएंगे। नहीं तो आप हमारे सामने भाई लिखवाइए, रजिस्ट्रार के पास लेकर चलिए, जो भी है सत्यापन उत्यापन वहीं पर हो जाएगा। जो भी है धोखाधड़ी है क्या है पता चल जाएगा कि हाँ भाई है। बाद में धोखाधड़ी हो जाता है, बहुत लोगों के साथ होता है, और ज़्यादातर मुकदमे लंबे चलते हैं ना इन्हीं धोखाधड़ियों के। एक रीज़न ये भी होता है। मैंने एक अपना अभ्यास वीडियो बनाया, लगभग आधा घंटे का बनाया है मैंने, 20 मिनट तो ऊपर ही, मतलब 24 या 25 मिनट का होगा।
अब जाकर वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, मैंने इससे संबंधित बनाया। तो कहने का मतलब यही है कि सिग्नेचर तभी आप कीजिए जब वादपत्र तैयार हो। बिना वादपत्र पढ़े आप मत कीजिए, क्योंकि आपके साथ क्या है, धोखा हो सकता है। उसमें पता नहीं क्या वो लिख देंगे। और सबसे बड़ी बात, जो खर्चा आपको मिलना चाहिए, जो अब मुकदमा लड़ने में जितना आप व्यय करते हैं, आप आने के हकदार हैं। कानून आपको दिलाता है भी, आप हकदार हैं, लेकिन आपको नहीं पता होगा। इसीलिए ये भी रीज़न होता है। कुछ वो एडवोकेट क्या करते हैं, आपको भेज देंगे, वादपत्र खुद ही लिख लेंगे खर्चा लेने के लिए। आप मुकदमा लड़ने में जितना पैसा आप व्यय किए रहेंगे, पाने का हकदार होते हैं, वो पैसा वो अपने पास रख लेते हैं। जब आपको जानकारी नहीं होगा तो क्या होगा, मुकदमा जीत गए हो गया। कुछ वकील साहब कह देंगे भाई क्लाइंट मेरा है, तो भाई हम रिसीव कर लेंगे, अपने क्लाइंट को दे देंगे। जब क्लाइंट को पता होगा कि मुकदमा लड़ने में जितना खर्च हुआ है, दावा हुआ, तब ना मांग कीजिएगा। जब आपको पता ही नहीं होगा तो क्या आप तो बोले मुझे मेरी ज़मीन से मतलब है, क्लाइंट तो ज़मीन पा गया, इसी में खुश रह लेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, रूल यही है। और ये सबसे बड़ी क्या है, इस पर कोर्ट को भी ध्यान देना चाहिए, कोर्ट को भी ध्यान देना चाहिए। और सरकार से मैं अपील करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि कोर्ट में आप जांच कराइए कि कितने एडवोकेट लोग हैं अपने क्लाइंट के साथ पहले सिग्नेचर करवा लेते हैं। ये क्या है, ये विधि व्यवसाय में बहुत बड़ा कदाचार है। जो एडवोकेट एक्ट है ना, ये इसे बहुत बड़ा कदाचार मानता है, धोखाधड़ी है। आप पहले ही आप सिग्नेचर नहीं करा सकते हैं, वो बिना वादपत्र पर आप सिग्नेचर करा सकते हैं। क्लाइंट वादपत्र पर करेगा, वो भी तब करेगा जब उसका सत्यापन होगा। जो ऊपर सत्यापन इसलिए कराया जाता है वहाँ पर कि वो आप पढ़ कर बताएंगे कि हाँ अब हमने ये मुकदमा लिखा, क्या आपको पता होता है, कोई दिक्कत उक्कत नहीं ना है। तो बोलता है कि हाँ कोई दिक्कत उक्कत नहीं है, हमारी सर की ये है। फिर वो क्या करता है, अपना सिग्नेचर करता है, फिर वो वादपत्र क्या कोर्ट में दाखिल करने लायक हो जाता है, योग्य हो जाता है। लेकिन जब एडवोकेट स्वयं ही केस लड़ना होता है, वादी जब एडवोकेट क्या होता है आपके तरफ से, जब वो खुद ही बनने के लिए प्रयास करता है, तो फिर आपके सत्यापन की आवश्यकता होती ही नहीं है। आपको सिर्फ बना देगा, जिम्मेदारी वो अपने कंधों पर ले लेता है, जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेता है। आप चूँकि सादे पन्ने पर आप लिख दिए होते हैं, वो बदले आप सादे पन्ने पर कर देते हैं, और उसमें वो लिख देता होगा कि भाई हमारे तरफ से मुकदमा ये लड़ेंगे, सारी जिम्मेदारी ये लेकर चलेंगे। तो बताइए, जब सब लेकर चलेगा तो आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा लाभ के लिए, वो तो करवा ही करेगा, उसका पैसा ही वही है, तभी तो वो सादे पन्ने पर लिया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और कोर्ट को भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा क्लाइंट के साथ धोखाधड़ी होता है, जिसके कारण क्या होता है, केस फंस जाते हैं, लंबे चलने लगते हैं। एडवोकेट जो होता है जब धोखा कर देता है तो उसी में अपना लाभ ढूंढता है। वो जब उसको लाभ नज़र आता है तो सुनवाई करवाने के लिए अपना लेकर चलता है, उस प्रयास में यही लगता है कि भाई समझौता करा दिया जाए। तो यही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हैं और आपको समझना होगा कानूनी की बारीकियों। कोई एडवोकेट आपको नहीं बतलाएगा, लेकिन मैं बतला रहा हूँ, क्योंकि छल कपट नहीं है। छल कपट से क्या है, मुझे वकालत नहीं करना है, मुझे जनता के विश्वास को जीतना है, आपके विश्वास के आपके भरोसे को जीतना है, आपके भरोसे पर खरा उतरना है, मुझे आपका भरोसा बनाए रखना है, आपके हितों के लिए लड़ना है। तो यहाँ पर धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। और एडवोकेट एक्ट जो साफ बोलता है कि भाई जनहित में आप कानूनी सलाह देते रहिए, लोगों की भला करते रहिए, लोगों को बतलाइए कानून के बारे में, क्या उनके अधिकार है। तो मैं आपके अधिकारों के बारे में बतला रहा हूँ, ये आपका अधिकार है। बिना वादपत्र रेडी हुए और सुने या देखे हुए आप मत कीजिए। आप पूछिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप चाहे तो शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। अब तक जितने मान लीजिए जितने लोग हैं और आपके साथ ऐसा हो चुका है, आप गए होंगे और सादे पन्ने पर आपके साथ क्या हुआ, सिग्नेचर करके मुकदमा दाखिल हो गया और मुकदमा भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, चल रहा है, तो एक बार आप जाइए अपने एडवोकेट से मांग कीजिए कि केस का ड्राफ्ट मुझे दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने जिन जिन बातों को बोला था मुकदमा में, जो मैं जिन जिन अधिकारों का दावा किया था, आपने उन अधिकारों का क्या मतलब दावा किया है कि नहीं किया है, मुझे देखना है। और एडवोकेट ने आपके साथ छल कपट किया होगा तो आपको नहीं दिखाएगा, वो तरह तरह के बहाने बनाएगा। वो कहेगा केस का फैसला आने के बाद हम आपको दिखाएंगे। तब आप क्या कीजिएगा, आप जब आपका अधिकार ही किसी और को मिल जाएगा
तब अब क्या कीजिएगा, पता नहीं तब तक वो भी कब तक चलेगा, कब तक आपको फंसा कर रखा रहेगा। तो आप मान सकते हैं। और आपको लगता है तो इसके बाद क्या, बार काउंसिल है ही अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए, लेकिन आजकल बार काउंसिल क्या वकीलों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करती है। अभी मैंने 6 वकीलों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए क्या शिकायत भिजवाया हुआ, सितंबर के महीने भिजवाया था 2025 में, और अभी आज तक मुझे मेरे किसी ईमेल का जवाब नहीं मिला कि मेरी कार्रवाई कहाँ तक हुई। कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन उसके लिए कोर्ट है, आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से आदेश कराइए कि कोर्ट बार काउंसिल को आदेशित करे कि बार काउंसिल अपने कर्तव्यों का पालन करे। मैं भी बार काउंसिल को कर्तव्य का पालन कराने के लिए कोर्ट जाने वाला हूँ। तो कहने का मतलब यही है, आप जागरूक बनिए, अपने अधिकारों को जानिए। कोई ये बात नहीं बना, मैं कानूनी सलाह देता हूँ ना, देता हूँ। बहुत लोगों को मेरी बातें पसंद नहीं आती है, जो करप्ट जो भ्रष्ट वकील है ना, दे उन्हें गुस्सा आता होगा, उन्हें गुस्सा आ रहा होगा भाई जी, और आपको आ रहा है आप, और आपको गुस्सा हो रहा है तो होइए, आपको दिलाने के लिए, और आपको जलन हो रहा तो होइए। आपकी तरह जनता के साथ धोखा करके मुझे कोई विधि व्यवसाय नहीं करनी है। मैं अपने कर्तव्यों का पालन हमेशा करता रहूँगा, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। यही कारण है कि मेरे साथ गलत हो रहा है कि मैं जनता के हितों में बात करता हूँ। और आप नए मेरे फेसबुक अकाउंट को जाकर उठा कर देखिए, पिछले 4-5 साल के सारे पोस्ट उठाकर आप देखिए, जनहित में कितने केस में फेसबुक के माध्यम से शेयर कर करके जनता की भलाई के लिए, जनता की मदद करने के लिए प्रयास करता रहा, कितने लोगों की मदद करता रहा, जिसका परिणाम यह निकला कि मुझे वकालत करने से, मेरी काबिलियत देखकर मुझे वकालत करने से रोका जा रहा है, मुझे लाइसेंस लेने से रोका जा रहा है। लेकिन मैंने भी चैलेंज कर दिया कि आप मुझे लाइसेंस लेने से रोकेंगे तो आपसे भी बड़ा क्या जानकार मैं हूँ, मैं लाइसेंस की समस्या ही ख़त्म कर देता हूँ। वो कहते हैं ना, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। आप मुझे लाइसेंस लेने से रोक रहे हैं, मैंने इसको ही चैलेंज कर दिया कि लाइसेंस देना क्या एडवोकेट एक्ट 1961 के क्या विरुद्ध अवैध है। एडवोकेट एक्ट कहीं नहीं कहता कि आप लाइसेंस लेकर ही वकालत करेंगे, वो कहीं नहीं कहता। उसके लिए क्या है, धारा 24 के अंदर क्या होना चाहिए, पंजीकरण होना चाहिए एडवोकेट के तौर पर। तब धारा 30 कहता है कि अगर विधि व्यवसाय वही व्यक्ति कर सकता है जो अधिवक्ता के रूप में क्या हो, नामांकित हो, वो भारत के किसी भी न्यायालय में कर हो सकता है। मैंने इससे संबंधित वीडियो बनाया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं मेरे प्रोफाइल पर जाकर। तो कहने का मतलब यही है, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा, जिसको जितना गलत कहना, जिसको जितना एड़ी चोटिए कहना लगा लो भाई, जितना जोर लगाना है लगा लो। मैं उस काबिल हूँ तभी तो जोर लगा रहे हो ना, और लगाओ और लगाओ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मुश्किलों का सामना करके वो और लोग होते होंगे जो हार मान जाते होंगे, लेकिन मेरा अलग ही रुतबा है। मुश्किलों का सामना करने में मुझे अलग ही मज़ा आता है। पता नहीं होगा तुम्हें, तुम सबको, मेरे साथ गलत करने वालों, तुम सबको पता नहीं होगा। जितने साजिश तुम रचते हो ना, तुम्हें पता नहीं होगा। साजिशों का सामना करते करते ही ये रामसुंदर यादव यानी कि मैं जवान हुआ हूँ, साजिशों का सामना करते करते। तो सोच लो, बचपन से जो साजिश का सामना करते करते आ रहा है, फिर तुम्हारी क्या औकात कि साजिश करके तुम मुझे रोक लोगे, तुम्हारी हैसियत नहीं। तो कहने का मतलब यही, आप अच्छा काम करेंगे तो बहुत लोग क्या होंगे, आपका पैर पकड़ कर आपको खींचने वाले मिलेंगे। बहुत लोग मिलेंगे भाई पैर पकड़ के खींच लिया जाए इसको, क्योंकि ये वो ज़माना गया कि 100% में 70-80% अच्छे लोग मिलते थे, लेकिन आज तक कितना परसेंट है इसका कोई आकलन ही नहीं लगाया जा सकता। ये तो एक विवाद की बात हो जाएगी, क्या परसेंट बताएंगे तो बस आप इतना ही समझ लीजिए। तो कहने का मतलब यही है, मेरा फ़र्ज़ है, मैं देता रहूँगा। अब ये आपका फ़र्ज़ है कि आप मुझे सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं आपके लिए संघर्ष कर रहा हूँ, मैं अच्छे कामों के लिए। अब आपको डिसाइड करना है, मुझे आजीवन इसी अच्छे कामों के लिए संघर्ष करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे आजीवन अच्छे बन के रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। आप अपना सपोर्ट करेंगे तो मैं अच्छा बनकर ही रहूँगा और आपके भरोसे को हमेशा बना ही रहूँगा।
कोई भी यहाँ पर नहीं आने वाला, फ्री में कोई कानूनी सलाह नहीं देगा, कोई अपना भेद नहीं देगा। ये इसे भेद कहते हैं। एडवोकेट अगर बिना वाद पत्र तैयार किए सद्दे पढ़ने पर आपका सिग्नेचर ले रहा है, वो आपके साथ धोखा वो करेगा, कर देगा। उसमें ज़्यादातर होती हैं, आपको पता नहीं होता है, वो अपने अनुसार लिख देता है। लेकिन कोई एडवोकेट नहीं बताने आएगा, ये भेद है, वो अपनी नहीं बताने आएगा, क्योंकि उसे पता है कि वो यही काम करता है। वो भी क्या कहता है, सद्दे पन्ने पर ही क्या कहता है, कोरे पन्ने पर अपने क्लाइंट का सिग्नेचर लेकर भेज देता है, वो नहीं बताने आएगा। लेकिन मैं एडवोकेट राम सुंदर यादव बता रहा हूँ, तो वह क्या करेगा, मुझसे नफरत करेगा। करने वाले कर भी रहे हैं, जलने वाले जल भी रहे हैं मेरी काबिलियत से, लेकिन मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और मुझे मज़ा आता है। मैं बोला हूँ ना, ऐसी ऐसी मुसीबतों का मैं सामना किया हूँ और कर रहा हूँ। मेरे जगह कोई अगर होता, सैकड़ों बार ज़िंदगी से हार मान चुका होता, लेकिन मैं उनमें से नहीं बोलता हूँ ना, मैं आनंद लेता हूँ, मैं भागता नहीं हूँ। और कठिनाइयाँ मेरे सामने आती है, मुसीबत आती है, तो मुझे मज़ा आता है। अब यकीन नहीं करेंगे दोस्तों कि और मेरे सामने और कोई कठिनाई ना आए ना, और ये लोग साजिश वजिश मतलब न करे, तो मुझे मज़ा ही कहा जाता है कि मुझे मज़ा ही नहीं आएगा। कहने का मतलब यह है कि मुझे मज़ा ही नहीं उसमें आएगा। आदत सी बन गई है, मुझे आदत सी बन गई है। आदत ये बन गई है कि अब कठिनाइयों के साथ, जो मुसीबतों के साथ रहने में मुझे मज़ा, आनंद आने लगा है। और इसी आनंद में मैं रहता हूँ, हमेशा रहता हूँ 24 आवर्स। क्योंकि 24 आवर्स मेरे ऊपर नज़र भी रखने वाले रख रहे हैं। समझदार को इशारा काफ़ी है। मेरा पोस्ट जो देखा होगा, कौन मेरे ऊपर नज़र रखवा रहा है, कौन रख रहा है, आप जान जाएंगे दोस्तों। तो कहने का मतलब यही है कि मुझे इसमें आनंद आता है, मुझे मज़ा आता है, इसलिए मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना, और कोई आपके ऊपर ईंट फेंक रहा है तो जवाब नहीं है कि कहता है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। मैं बोलता हूँ कि अगर कोई आपके ऊपर ईंट फेंक रहा है तो पत्थर से जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। उन ईंटों को आप इकट्ठा कीजिए और एक क्या कीजिए, एक सुंदर सा महल बना लीजिए और उसी में रहिए और आनंद लीजिए। फ्री का मिल रहा है ईंटें, महंगाई का ज़माना है, तो कहाँ बताइए। तब यहाँ पर कहीं फ्री कहीं तो वही, इसमें क्या मेरी प्रैक्टिस भी हो जाती है। लोग क्या चाले चलते हैं, साजिशें रचते हैं, तो मेरी प्रैक्टिस भी होती रहती है। मैं बारीकियों से समझता हूँ कि कौन सी मुसीबतें हैं, कौन सी साजिशें हैं, तो आराम से मेरा हो भी जाता है। तो कहने का मतलब यही है, हमेशा मोटिवेट भी रहिए। आप अपने खुद को क्या कीजिए, मोटिवेट कीजिए। आप हिम्मत मत हारिए, आप ज़िंदगी से निराश मत होइए। बोलो हार मान जाते हो, कायरों के बारे में मत सोचिए। कहा जाता है अगर आप ज़िंदगी से हार मानने के बारे में सोच लिए हैं, तो बताइए, जब आप सोच लिए हैं, इतना अब त्याग करने के लिए तैयार हैं, तो फिर मुसीबतों का सामना थोड़ा कीजिए, थोड़ा और मजा लीजिए। अब यही मानकर चलिए, जब हार मानने वाला मुसीबत ही अगर आपको हरा दे, तो उसके लिए तो आप तो तैयार थे ही, आप हार मानने के लिए तैयार है। बोलो आप हैं तो यही मान कर चलिए कि भाई करो, देखते हैं हम ही कहाँ तक करते हो। तो कहने का मतलब यही है, निराश मत होइए। वो लोग आएंगे निगेटिव ठाट लेकर, आपको क्या नकारात्मक बातें आपके सामने बोलेंगे, आपका मनोबल गिराने के लिए बात बोलेंगे, आपका समर्थन नहीं करेंगे, आपको लाइक कमेंट नहीं करेंगे। इससे इसका हौसला बढ़ेगा, वो आपका हौसला बढ़ाने नहीं आएंगे दोस्तों। ये आपको डिसाइड करना है कि आप अपने क्या, आप जिस काम में है उस काम में लगे रहिए, हार मत मानिए। वो समय भी आएगा जब मैं अपने संघर्ष की कहानी इसी सोशल मीडिया के माध्यम से साझा करूंगा। संघर्ष की कहानी बहुत लंबी है, देखा जाए कितने पार्ट में वो आता है। मेरी खुद की अपनी संघर्ष की कहानी मैं साझा करूंगा। बस थोड़ा काम और हो जाने दीजिए, अभी तो संघर्ष में चल रहा हूँ। तो दोस्तों, ये आपको तय करना है कि आपको क्या, मुझे सपोर्ट करना है कि नहीं करना। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इतिहास गवाह है कि एक सच्चा व्यक्ति ही सच्चे व्यक्ति का साथ दे सकता है मरते दम तक, एक झूठा व्यक्ति नहीं दे सकता है। आप इतने से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आजकल की दुनिया में इतना कोई ईमानदार नहीं मिलेगा कि वो अपना भेद दे कि कैसे वकालत करना है, कैसे जनता को बचाना है। मैंने यहाँ तक बोला, तहसील स्तर पर जाते हैं, मुकदमे की सुनवाई नहीं होती है, तारीख मिलती है और एडवोकेट आपसे फीस लेता तो आप मत दीजिए, उसको लेने का हक ही नहीं है। जब बहस ही नहीं हुई तो किस बात की पैसे, जब तय ही नहीं थी कि हम तारीख पर आपको पैसे देंगे, किस बात के पैसे।
जितना फीस तय था आप उतना फीस दे चुके हैं। कोई ये डोकर बताने आएगा? नहीं बताएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ तो कितने ये डोकर में क्या है, दुश्मन बने हुए हैं। और आज से ही नहीं, बहुत पहले से ही, जब सोशल मीडिया पे मैं जनहित में केस खुद ही तैयार कर करके शेयर करता था तो मेरी काबिलियत देखकर कितने दुश्मन बने बैठे हैं। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जिसका दुश्मन खुद सरकार हो। इतनी बड़ी दुश्मन मेरी सरकार है, तो फिर उस सरकार के सामने इन लोग ऐसे दुश्मनों की क्या औकात और क्या हैसियत। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि मेरा कौन दुश्मन है। दुश्मन जितना बड़ा होता है, खेल खेलने में उतना ही मज़ा आता है, और मुझे मज़ा मिल चुका है। तो मैं लगा रहता हूँ हार मानना, इसलिए हमेशा मस्त रहता हूँ एकदम। तो आप भी एकदम मस्त रहिए दोस्तों। ज़िंदगी से चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, हार मानने की आवश्यकता नहीं है। आप हार मत मानिए। हाँ, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, वो लोगों का आप सब उसका समर्थन करते होंगे, कभी अच्छे लोगों का भी समर्थन करके देखिए। आप कहेंगे कि हाँ, आपने जिसको सपोर्ट किया था वो आपके काम में आया, वो आपके हकों के लिए वो लड़ा है। कोई होगा लड़ने के लिए? पैसे पे बिक जाते हैं लोग, पैसे पे बिक जाते हैं। बड़ा बड़ा केस हाथ आया नहीं, मुंह होता है ना कि बेटा मुंह में लड्डू फूटा वाली हाल हो जाती है कि अब इधर से भी खाएंगे, उधर से भी पैसे मिलेंगे, हम केस बेच बेच के पैसे कमाएंगे। क्या कीजिएगा उतना पैसे लेकर? सुबह शाम आपको एक थाली खाना ही तो चाहिए, तन ढकने के लिए कपड़े चाहिए, बाकी रहने के लिए मकान चाहिए, बाकी क्या चाहिए? कितना सपना आप देखिएगा, कितने पैसे जनता को लूट के रख लीजिएगा। आज के ज़माना में कोई जनता के लिए लड़ने आने वाला नहीं है, और जो जनता के लिए लड़ रहा है, जनता के लिए मैं अपना भविष्य दाव पर मेरा भविष्य दाव पर लगा हुआ है। आप लोगों के लिए ये लड़ते लड़ते जनहित में कानूनी सलाह दे देकर क्या किया है, मेरा सब कुछ दाव पर लगा हुआ है। मुझे वकालत करने से रोका जा रहा है। किनके लिए? मैंने आपके लिए लड़ा था, और आपके लिए ही दाव पर मेरा सब कुछ लगा हुआ है दोस्तों। और आप मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे तो बताइए कौन आएगा? कोई आएगा सपोर्ट करने के लिए जनहित में? लोग यही कहेंगे कि नहीं, जनता क्या, जनता जैसे जी रही है भाई जीने दो, जनता मतलबी है, जो साथ देता है क्या उसी के साथ वफा नहीं निभाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सपोर्ट करके भैया क्या आप दिखा सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। जनता जिस पे भरोसा एक बार कर लेती है उसका साथ कभी नहीं छोड़ती है, तब तक जब तक भरोसा बना रहता है। जिसका समर्थन वो कर रही है, जब तक वो भरोसा बनाए रखता है। तो आप अपना भरोसा बनाए रखिए। मैं आपसे बस इतना ही क्या कहता हूँ, अपील करता हूँ, क्योंकि आपके लिए क्या मेरा क्या सब कुछ यहाँ पर बहुत लोग को पता नहीं होगा, यकीन नहीं होगा। कहा जाता है ना, जो बड़ी बातें होती हैं वो बड़े लोग ही जानते हैं। कितना बड़ा बड़ा मैं भले ही कोर्ट ना गया हो, बिना कोर्ट गए ही कितने केसों को मैंने निस्तारण यहाँ पर करवा चुका हूँ। मेरे तर्क, मेरे बताए हुए जो होता है ना, दाव पेच लेकर लोग कोर्ट जाकर लाभ उठा चुके हैं। लेकिन कुछ बहुत सारे केसों में क्या है, बिकने वाले खुद को बेच देते, कहते हैं ना, बिकने वाले खुद को बेच देते हैं, और ऐसा हुआ भी है। लेकिन यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, और यही है, कहा जाता है कि विश्वास, मेरा विश्वास है कि एक दिन जनता मेरा समर्थन करेगी, और उसी दिन का मुझे इंतज़ार है। उसी दिन के इंतज़ार में बैठा हुआ हूँ, मैं निराश नहीं हुआ हूँ, और उसी दिन के इंतज़ार में बैठा हूँ कि जिस दिन जनता मेरा साथ दे देगी उस दिन कोई माई का लाल भी क्या होगा, रोक नहीं सकता है। देश का अगर बदलाव चाहते हैं तो नौजवानों, जो युवा साथी है, उनका आप सपोर्ट कीजिए। नेताओं के बातों पर तो कतई भरोसा मत कीजिए, वो राजनीति खेलते हैं। मैं यही कहूँगा कि देश के युवा, आप क्या, आप नया पार्टी बनाइए, आप खुद आइए। और रोजगार मांग रहे हो, रोजगार नहीं दे रहे, खुद चुनाव जीतिए और रोजगार ले लीजिए, खुद लड़िए, बहिष्कार कर दीजिए एकदम, ताकि उनको एहसास हो, उनके एहसास आप कराइए। और जो आपके लिए हक के लिए लड़ने वाला हो, आप उसको क्या, आप पहले सपोर्ट कीजिए, ताकि क्या उसको देखकर और लोग भी सपोर्ट करने आए। लोग कहेंगे, और आप मेरा सपोर्ट करते हैं दोस्तों, तो क्या होगा, लोग यही कहेंगे कि रामसुंदर जी का सपोर्ट जनता ने किया। चूँकि रामसुंदर जी क्या किए, जनता के लिए अपना भविष्य, अपना सब कुछ, अपना कैरियर दांव पर लगा दिए। कानूनी सलाह देते थे, फिर जनता क्या की, जनता ने अपना समर्थन रामसुंदर जी को दिया, रामसुंदर जी को सपोर्ट किया।
हम भी जनता के लिए अच्छा काम करेंगे। तो ऐसे लोग मोटिवेट होंगे और होते भी हैं। तो आपको भी दिखलाना चाहिए कि अगर कोई आपके हक के लिए लड़े तो एक कर्ज चुकाना भी आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप उसका सपोर्ट करें। कोई आपके लिए लड़ रहा हो तो कम से कम अपना समर्थन उसको दीजिए कि वो क्या वो निराश न हो और वो दोगुना क्या हो शक्ति के साथ आपके लिए लड़े, आपके लिए प्रयास करे, आपके हक के लिए वो लड़े। और आप चाहते हैं कि हमेशा मैं आपके हक के लिए लड़ता रहूं, कानूनी सलाह देता रहूं। जो अभी तो कोर्ट नहीं हूँ इसलिए सलाह से दे रहा हूँ। जब कोर्ट मेरा जाना शुरू हो जाएगा, जब मैं शुरू कर दूंगा तो आप लोग देखिएगा बहुत सारे केस मैं खुद ही दाखिल करूंगा। फिर देखता हूँ कौन मुझे खरीदने आता है और कौन रोकने आता है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लें लोग, कोई रोक नहीं पाएगा। मैं यहाँ तक इन लोगों से बोल रहा हूँ, इतनी इतनी साजिशें लोग करते हैं दोस्तों कि मैं क्या बतलाऊँ। मैं तो यहाँ तक बोला ज़िंदगी से हार नहीं मानूंगा, लेकिन हाँ एक चीज़ से हार मानता हूँ, मैं जनता के लिए लड़ रहा हूँ और जनता मेरा समर्थन नहीं कर रही है। तो हाँ चलो मैं वकालत छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जिस वकालत से तुम लोगों को दिक्कत है तो क्या मेरे खिलाफ साजिश रचते हो? वकालत करके मैं जितने अपने जीवन काल में जितने पैसे कमाता, वकालत छोड़ने से जो मेरी नुकसान होगा उसकी भरपाई कर दो, कीमत चुका दो वकालत छोड़ने की। मैं वकालत छोड़ दूंगा, इसके लिए मैं तैयार हूँ। अब मेरा जाकर जो दोस्त नहीं देखे होंगे मेरा पोस्ट जाकर आप उठा कर देख लिए, मैंने यहाँ तक भी पोस्ट किया, लेकिन हार नहीं माना हूँ और हार मानूंगा नहीं। लेकिन अगर आप अपना समर्थन करते हैं तो मुझे वकालत छोड़ने की भी नौबत नहीं आएगी, और वो कीमत भी दें तो मुझे छोड़ने की भी नौबत नहीं आएगी। ये आपको डिसाइड करना है कि अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए लड़ूँ तो आप अपना समर्थन दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए और वीडियो को भाई आप शेयर कीजिए और लाइक कमेंट तो आप ज़रूर कीजिए। इससे एंगेज बढ़ता है तो पोस्ट क्या होते हैं ज़्यादा लोगों तक पहुंचता भी है। तो अच्छी बातें कहा जाता है ना, अच्छे लोगों तक पहुंचने चाहिए ताकि वो लोग भी और अच्छे बने। तो बस मैं लास्ट में इतना ही कहूँगा, न वीडियो लंबा हो जा रहा है, मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग अपना क्या जो भी है समर्थन बनाए रखिए ताकि मैं आपके लिए आपके हित में आपके पक्ष में बोल सकूं। बहुत लोग बोलने से डरते हैं, मुझे किसी बात की कोई डर ही नहीं। जब सरकार मेरी दुश्मन बनी हुई है, हर प्रकार से दुश्मन बनी हुई है, तो अब किस बात की मुझे खौफ? मुझे कोई खौफ किसी से नहीं है। जिसको जो करना हो वो कर ले। यहाँ पर किसी की कोई मुझे डर नहीं है, कोई भय नहीं है, और मुझे इसमें मज़ा आने लगा है। सच बता रहा हूँ कि इसमें मुझे मज़ा आने लगा है। और 2-4 दिन बीत जाता है, पता नहीं चलता है कि कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, तो मज़ा ही नहीं आता है। इतना का झेल चुका हूँ कि क्या बतलाऊँ। इसमें मुझे आनंद ही आनंद आने लगा। वो कहा जाता है ना, जिस चीज़ में आप खुद को आनंदित महसूस करेंगे, जिस चीज़ में आपका खुद को प्रसन्न महसूस, आपको क्या जिस चीज़ से आप प्रेम करने लगे उसी में आपको आनंद आने लगेगा। तो मैंने सोचा हर चीज़ आप पसंद, कहा जाता पसंद की बात होती है, और आप किसी चीज़ का आनंद लेना चाहते हैं तो पहले आप उसको पसंद कीजिए। तो मैं हर चीज़, लोग क्या होते हैं सुख में क्या होते हैं आनंद लेते हैं, उठाते हैं। मैंने सोचा भाई सुख में ही क्यों, सिर्फ सुख में ही आनंद उठाया जा सकता है, दुख में नहीं। ये तो हमारे ऊपर है ना कि हमारे ऊपर मुसीबत आई है तो हम इसको दुख समझें या सुख। मुसीबत आती है तो मैं इसे दुख नहीं समझता, मैं इसे सुख समझता हूँ और उसे भुगतता भी हूँ, भोगता भी, और मुझे मज़ा भी आता है। सुख इसलिए समझता कि मैं उस काबिल हूँ कि झेलने की काबिल मेरे अंदर क्षमता है, मेरे अंदर वो क्या, मेरे अंदर वो ताकत है, वो हिम्मत है कि मुसीबत समझती है कि राम सुंदर जी उस काबिल हैं, तो मुसीबत मेरे ऊपर आती है और मुझे इसी में मज़ा आता है। मैं उस काबिल हूँ तभी तो मुझे मेरे खिलाफ क्या साजिश करके मुझे हराने का प्रयास किया जाता है, और मैं काबिल न होता तो आज मैं आप लोग के सामने ही न होता। कब का इन लोगों की साजिश क्या होती, सफल हो चुकी होती। 12 साल से मैं मुसीबत झेल रहा हूँ, 12 साल से। 12 साल कम नहीं होती है दोस्तों, बहुत काफ़ी होता है, बहुत अधिक होता है। लेकिन एकदम अकेला, कभी हारा निराश नहीं हुआ। कहा जाता है ना, आप खुद से प्रेम कीजिए, आप खुद को अपना सच्चा मित्र मानिए। आपका दिमाग जो है
आपके शरीर का वो सच्चा मित्र होता है। आप खुद से बातें कीजिए, दुनिया आपको पागल समझे तो समझने दीजिए। आप खुद से बातें कीजिए और निराश मत होइए, और ज़िंदगी से तो कभी भी नहीं। जब आप ज़िंदगी से हार मानने वाली इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए आप तैयार हो सकते हैं, हम तो दुख की घड़ी आ गई, मुसीबत आ गई, तो क्या आप उसको झेल नहीं सकते? झेलिए उसको। ज़िंदगी से हार मानेंगे तो दर्द तकलीफ तो होगा ना, चाहे जिस भी रास्ता से हार मानने जाएंगे वो तकलीफ आप बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। तो जो मुसीबत आया है ये मान के चलिए कब तक ही रहेगी, आप प्रयास कीजिए। चाहे मैं कहीं भी रहूँ, मैं सोता हूँ तो मेरे जेब में क्या 2 कलम होते हैं। इस 2 कलम होती है, जानते हैं क्यों? ये 2 कलम नहीं है, आपको मैं बता दूं, आप इसको 2 कलम देखते होंगे, मेरा 2 सिद्धांत है। वो लोग इस पे लेकर का टिप्पणियाँ करते हैं कि राम सुंदर जी जहाँ भी जाते हैं, बाथरूम जाते हो तो कलम हमेशा जेब में, सोते भी हैं तो जेब ही रहता है। बोलता हूँ हाँ, ये 2 कलम नहीं, ये मेरे 2 सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है कि चाहे कितने भी मुसीबत आए आपके ऊपर, ज़िंदगी से कभी हार नहीं मानना है, किसी भी बात से हार नहीं मानना है, और धैर्य बनाए रखना कि मुसीबत आई है, दुख आया है तो सुख आएगा, दुख के बादल छटेंगे, सुख के बरसात होंगे। और इंतज़ार करते रहिए, हिम्मत मत हारिए। हार मानने की जगह दिमाग में हार मानने वाली ठाट आने की जगह क्या बर्दाश्त आने वाली ठाट आप विचार लाइए। और दूसरा मेरा सिद्धांत कहता है कि सिर्फ इंतज़ार मत कीजिए कि मुसीबत आई है या दुख के बादल छट जाएंगे फिर सूख के बरसात होंगे। ये कहता है कि प्रयास कीजिए, जो मुसीबत आई है उससे लड़ने की भी प्रयास कीजिए, कि लड़कर जहाँ तक प्रयास हो काम करा, प्रयास कीजिए, निराश मत होइए। जो मुसीबत आ रहा है उससे लड़िए कि मुसीबत क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। प्रयास आप करते रहिए, हार मत मानिए। सिर्फ इंतजार ही क्या करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना प्रयास भी कीजिए। क्या बताओ, वो इंतजार में बैठी हो कि आप प्रयास करेंगे फिर वो हट जाएगी। जो मुसीबत आया है वो इंतजार करोगे, थोड़ा सा प्रयास आप कर देते तो भाई हम आपके रास्ते से हट जाते। तो आप कहते रहिए, भले वो हटे और ना हटे। पहला, कोई भी परेशानी आए, मुसीबत आए, निराश नहीं होना है। चाहे कोई साथ दे या ना दे, घर परिवार का कोई साथ दे या ना दे, समाज आपका साथ दे या ना दे, आप खुद का साथ दीजिए। ये आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ है, जीना आपको है। तो आप तय कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार जीना है, कैसे जीना है और क्यों जीना है। तो निराश मत होइए, मुसीबत है, इंतज़ार कीजिए, समय है ना। इतिहास गवाह है कि आज दुख है तो कल सुख होगा। वो हमेशा क्या स्थिर नहीं रहता है, कोई भी मुसीबत स्थिर नहीं रहती है, कोई भी दुख स्थिर नहीं रहता है, वो जाएगा, वो हटेगा। तो इंतज़ार करते रहिए। और दूसरा का, सिर्फ इंतज़ार के भरोसे मत रहिए, प्रयास भी कीजिए। मैं प्रयास करता रहता हूँ। वकील भी, जो वकील है, धोखा दिया, एक दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, हाँ नहीं ना माना हो कि भाई नहीं, दूसरे को रख रहा हूँ। हो सकता कोई ईमानदार निकल जाए, हर कोई एक ही सोच वाला थोड़ी ना है। जैसे मैं, हो सकता है मेरी तरह कोई और भी ईमानदार हो, क्या बता अगले प्रयास में मेरी खोज सफल हो जाए कि वो ईमानदार पुरुष, वो ईमानदार एडवोकेट सर मुझे मिल जाए, तो मैं क्यों प्रयास करना छोड़ दूँ, हार मान कर बैठ जाऊँ? तब तो दुश्मनों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, वो तो जीत गए। उन्हें जीतने नहीं देना है किसी भी हाल में। अगर आप प्रयास कर रहे हैं, वो भले ही वो सफल हो रहे हैं, वो अपने मुसीबत में, वो आपको ऊपर मुसीबत डाल को अपने साजिश में, वो लग रहा है कि साजिश कर रहे हो, वो उन्हें उस भरम में रहने दीजिए। आपका प्रयास ही क्या है, उनके साजिशों के विफलता का कारण बनेगी और बनती भी है और है भी। तो उन्हें जो भी करना करने दीजिए, बस आप प्रयास जारी रखेंगे ना, तो उसी में वो हार जाएंगे। वो सोचेंगे कि प्रयास इसकी जारी है, सफलता इसे निश्चित ही मिलेगी। तो निराश नहीं होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जलने वालों को जलाइए, ठीक है, और जिसको जो भी करना है तो भाई उसको करने दीजिए। हाँ, तो कहने लास्ट में बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग दोस्तों अपना समर्थन बनाए रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और बोलिए कि वो भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सकें। बस
आपसे इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, लास्ट तक मेरा वीडियो धैर्यपूर्वक सुनने के लिए। बहुत लोगों को तो आज जलन हो ही रहा होगा, तो भाई उन्हें होने दीजिए दोस्तों, आप लोग भी जलाइए। धन्यवाद दोस्तों।